गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम आज एशिया के पेपर में जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, अभी तक हमने ऑलमोस्ट अपना फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड यूनिट का बस हम ये लास्ट चैप्टर्स कर रहे हैं, इसके बाद हम थर्ड यूनिट पे आ जाएंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आते हैं या मैसेज आते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जितना भी कोर्स आपका हो गया है, अब आप इसको रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए। इसके पीडीएफ है, उसके प्रिंट आउट लेके पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जितने भी असेसमेंट आपको दिए जा रहे हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको रिवीजन करना है, तो साथ के साथ आप उन असेसमेंट्स को भी करते चलिए ताकि आपका अच्छे से ये पेपर प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद हम जो इंडिया का जो बचा हुआ भाग है उसको कर लेंगे दूसरे पेपर का। तो आज हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग की, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि ये हमारी बहुत प्राचीन काल से ही हमने वस्त्र का उपयोग शुरू कर दिया था, इसलिए हम इसको बहुत पुराने उद्योगों की श्रेणी में रखते हैं। पहले ये ज़रूर है कि ये कुटीर उद्योग के रूप में होता था और जिसे कहते हैं ना हैंडलूम इंडस्ट्री टाइप इनमें काम होता था। परंतु अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें, आज की बात करें, तो कॉटन टेक्सटाइल्स जो है, कॉटन वस्त्र उद्योग जो है, ये आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री का ये रूप ले चुका है। पहले क्या होता था कि लोकल लेवल पर वो कपास के डोडे निकाले जाते थे, उसकी रुई से, तकली से वो काम धागा बनाया जाता था और उस धागे से फिर वो ताना बाना लगा के उस पर कपड़ा बना जाता था। पर अब ये सारी चीज़ें जो है ये मैकेनाइज्ड होने लगी है, हम मशीनों का प्रयोग करने लगे हैं और अच्छे से अच्छे किस्म का कपड़ा जो है वो बनने लगा है। कपड़ा पहले भी अच्छी तरह अच्छा बनता था, क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, वो बल्कि ज़्यादा मजबूत होता था क्योंकि वो हाथ से बना हुआ होता था। पर आज बहुत हम अच्छा सोफिस्टिकेटेड किस्म की चीज़ों का उत्पादन हम करने लगे हैं। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस समय जो एशिया का पूर्वी भाग था वहाँ पे ये उद्योग था, पर बहुत विकसित अवस्था में नहीं था। और इसके बाद जब ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, उसके बाद ये जो उद्योग है इसकी स्थापना शुरू हुई और धीरे 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 ये प्रगति करता हुआ आज इस स्टेज तक पहुंच गया है। और अगर हम एशिया में देखें तो चीन में, जापान में, भारत में, इवन बांग्लादेश में बहुत अच्छी किस्म का कपड़ा बनता है। जब बहुत पुराने ज़माने में ढाका की मलमल के नाम से बहुत एक कपड़ा फेमस हुआ था, बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा उसको माना जाता था। तो इस प्रकार से ये जो उद्योग है, अगर हम आज की बात करें तो अच्छी फ्लरिश हो चुका है ये। पर हर उद्योग की एक अपनी आवश्यकता होती है और जब वो तत्व सारे इकट्ठे होते हैं तभी उस इंडस्ट्री की स्थापना होती है। ये जब हम लौह इस्पात उद्योग वगैरह पढ़ रहे थे तब भी हमने ये देखा था कि वो कौन सी फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पर हम एक इंडस्ट्रियल सेटअप को करते हैं, या वो कौन सी ज़रूरतें होती है, वो पूरा होने के बाद हम किसी भी उद्योग की स्थापना किसी जगह पे करते हैं। तो जब हम सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं तो इसकी उद्योग की अगर हम कहीं स्थापना करते हैं तो हमारी क्या ज़रूरतें होती है। अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहली ज़रूरत जो हमारी आती है वो आती है कच्चे माल की प्राप्ति। अब सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? हमें कपास चाहिए, कपास चाहिए, अच्छी क्वालिटी का कपास चाहिए और उसको लाने ले जाने में उसका वज़न जो है वो कहीं कम नहीं होता। जैसे क्या होता है, कोयला वगैरह को ट्रांसपोर्ट करना इज़ अ डिफ़िकल्ट वर्क, भारी होता है और टूट टूट के वो गिरता रहता है। पर इसको एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए इसका ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है। इसमें इस उद्योग के दो प्लस पॉइंट्स हैं। इसके कच्चे माल का ट्रांसपोर्टेशन भी आसान है और तैयार माल का ट्रांसपोर्ट भी आसान है, क्योंकि उसमें भी कपड़े को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है। तो जब भी
ये कपास या सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की जाती है, तो वहाँ पे कच्चा माल कोई बहुत बड़ा एक इशू नहीं होता है। हम उसको कहीं से भी लाकर और उसका वहाँ पे उसको तैयार कर सकते हैं, और तैयार माल को भी हम कहीं पे भी भेज सकते हैं, उसके ख़राब होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि ये वो उद्योग है जिसमें कच्चे माल का ट्रांसपोर्टेशन और तैयार माल का ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्ट नहीं है, इसलिए इसकी स्थापना जो है वो अन्य तत्वों के आधार पर भी हम कर सकते हैं। दूसरी आवश्यकता की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे शक्ति के साधन की। आप देखिए, कोई भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, और हर उद्योग में शक्ति के साधन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर कताई के लिए, बुनाई के लिए जितनी भी मशीन्स चलती हैं, उन मशीन्स को चलाने के लिए शक्ति के साधन की आवश्यकता होती है, जिसमें पहले तो कोयले का ही हम प्रयोग करते थे, फिर बाद में और सारे संसाधनों का प्रयोग हमने शुरू किया। तो हम ये देखते हैं कि शक्ति का संसाधन जो है वो किसी भी लोकेशन पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बिना हम किसी भी इंडस्ट्री को या सूती वस्त्र उद्योग को हम स्थापित नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम एक उदाहरण के तौर पे बात करें तो ये उदाहरण दिया जाता है कि जापान का जो किंकी क्षेत्र है, किंकी रीजन है, जो कि सूती वस्त्र उद्योग का एक बहुत अच्छा केंद्र है। बहुत अच्छी मात्रा में वहाँ उत्पादन होता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा वहाँ पे बनता है। तो वहाँ पे उस क्षेत्र में जल विद्युत का अच्छा विकास हुआ है, और जल विद्युत का अच्छा विकास होने की वजह से वहाँ पर इस प्रकार के अनेक उद्योग स्थापित हुए हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि अन्य उद्योगों की भांति सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए भी शक्ति के साधन की जो उपलब्धता है, शक्ति के साधन की जो आवश्यकता है, वो होना बहुत ज़रूरी है। जब वो अवेलेबल होता है तभी कोई उद्योग कहीं पे स्थापित होता है। अब हम थर्ड पॉइंट जो डिस्कस करेंगे, जलवायु, वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इम्पॉर्टेंट चीज़ है? क्योंकि जो कपड़ा हम बनाते हैं, जो धागा हम बनाते हैं, उसके अच्छा बनने के लिए एक निश्चित टाइप की क्लाइमेट या एटमॉस्फेयर की हमें ज़रूरत होती है। हम ये मानते हैं कि कॉटन इंडस्ट्री के लिए एक नम जलवायु जो होती है, जो थोड़ी सी जिसमें वातावरण में नमी रहती है, वो धागा बनने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब भी धागे की या कताई होती है, बुनाई होती है, तो हम ये मानते हैं कि अगर एटमॉस्फेयर में बहुत ड्राइनेस है तो वो धागा जल्दी टूट जाता है। परंतु अगर एटमॉस्फेयर में कोई नमी है, आर्द्रता है, तो वो धागा जो है वो नहीं टूटता है। उसका क्या रिजल्ट रहता है कि अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनता है। अगर हम मैनचेस्टर की बात करें, मैनचेस्टर को सूती वस्त्र उद्योग में सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता था, और मैनचेस्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर अवेलेबल था वो इसी प्रकार की जलवायु थी। बाद में कई जगह या अभी भी कई जगह आर्टिफिशियली भी इस प्रकार की हम वातावरण उत्पन्न करते हैं, पानी के फुहार डाल के या किसी भी तरह कि जहाँ पर भी ये मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहाँ पे क्लाइमेट में थोड़ी नमी हो, और उस नमी की वजह से हमारा जो धागा है वो अच्छी क्वालिटी का हो। अगर हम तटीय भागों की बात करें तो वहाँ पे भी जो वातावरण की नमी होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और हम बॉम्बे का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ओसाका का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि इनकी लोकेशन इस प्रकार की है कि यहाँ पर एक वातावरण में नमी सी सिचुएशन बनी रहती है। उससे क्या होता है, जब धागा बनता है तो धागा टूटता नहीं है, और नहीं टूटने की वजह से, बार बार नहीं टूटने की वजह से उसकी क्वालिटी या उससे बने हुए कपड़े की क्वालिटी जो होती है वो बहुत सुपीरियर होती है। तो हम ये मान सकते हैं कि इस उद्योग में जलवायु एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये ज़रूर है कि जहाँ पे जलवायु इतनी फेवरेबल नहीं है वहाँ पर आजकल वो उस प्रकार की सिचुएशन को पैदा भी कर लेते हैं, उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग कर लेते हैं कि वातावरण की जो ड्राइनेस होती है वो ड्राइनेस कम हो जाती है। पर ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कॉटन इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं श्रम शक्ति की। देखिए, श्रम शक्ति की जहाँ तक बात करते हैं, अगर हम लोग हैंडलूम क्लॉथ की बात करते हैं
तो वो पूरा मतलब बिना मशीनों के या कम से कम मशीनों के हम उस उद्योग में ये सूती वस्त्र बनाया जाता है। हम बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स ऐसे सुनते हैं जहाँ पे कहा जाता है कि भाई ये वाला जो है, ये जो काम हो रहा है, ये सारा मतलब इसमें मशीनों का कम प्रयोग करके हाथ का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। हमारे देश में महात्मा गांधी की भी इस प्रकार की फिलॉसफी थी कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, इसलिए इस प्रकार के उद्योगों में हैंडलूम के उत्पादन की, मतलब हाथ से जो ताना बाना बुना के कपड़ा बना जाता था, उसकी बहुत महत्व माना गया, बहुत सारे लोगों को उसमें रोज़गार मिला। तो यहाँ पर अब थोड़ी सिचुएशंस बदल चुकी हैं। अब मास प्रोडक्शन होता है और मास प्रोडक्शन के लिए हम ये मानते हैं कि हम बिना मशीनों के उपयोग के उनको यूज़ नहीं कर सकते। फिर भी अगर हैंडलूम का कपड़ा होता है तो वो एक मशीन से बने हुए कपड़े के कंपैरिजन में उसकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है और उसकी कॉस्ट में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हैंडलूम पहनना एक लग्जरी है क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। हम फैब इंडिया के कपड़े की बात करते हैं तो अगर आप और साधारण कपड़े की तुलना में उसके कपड़ों से तुलना करेंगे तो आपको प्राइस कहीं कहीं ज़्यादा आपको मिलेगी, बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट होती है। पर फिर भी अगर हम श्रम शक्ति की बात करते हैं तो इस उद्योग में कपड़ा बनाने के साथ साथ उसकी रंगाई, उसकी छपाई, इन सभी काम के लिए, सारी मशीनों के भी संचालन के लिए ह्यूमन लेबर की या मानव शक्ति की, मानव श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है। और उस श्रमिक शक्ति के मतलब जहाँ पे भी ये श्रमिक अवेलेबल होते हैं वहाँ पर इस उद्योग के लिए एक अच्छा मतलब एक सूटेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है, सूटेबल वातावरण मिल जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जिन देशों में पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा है या पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर इस उद्योग के लिए ये एक बहुत आदर्श स्थिति होती है। चीन, जापान, भारत, बांग्लादेश, इसका उदाहरण हमारे सामने एशिया में है क्योंकि यहाँ पर कुशल श्रमिक जो हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में अवेलेबल हो जाते हैं। और उससे क्या होता है कि ये जो कपड़े बनाने का उद्योग है, ये उद्योग बहुत मतलब उसको एक तरह से एक ये बूस्ट मिलता है कि भाई हमारे यहाँ पे लेबर जो है वो अच्छी हमें सही मिल जाती है, ये कुशल लेबर होती है। और हम अगर अपने राजस्थान में बात करें, आप जयपुर में चले जाइए, बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे कपड़ा तैयार होने के बाद भी उस पर छपाई वगैरह जो होती है, उसका कलर होता है, उसका प्रिंट होता है, इसमें भी बड़ी मात्रा में हमें आवश्यकता होती है कि श्रम शक्ति हमें अवेलेबल हो। जल की बहुत आवश्यकता होती है क्योंकि ये बनने के बाद भी कपड़े का जो प्रोसेसिंग होता है उसमें पानी का बहुत प्रयोग होता है, रंगाई का जो प्रोसेस होता है, छपाई का जो प्रोसेस होता है, तो इस उद्योग के लिए जल की आवश्यकता भी बहुत अधिक होती है। हर उद्योग के लिए परिवहन के साधन की आवश्यकता तो है ही क्योंकि हमें कच्चा माल लाना है, तैयार माल ले जाना है, जहाँ जहाँ मार्केट है वहाँ हमें अवेलेबल कराना है। पर अब इस समय में ट्रांसपोर्टेशन की साधनों की कोई कमी नहीं है हमारे पास। अगर हम एशिया में सूती वस्त्र उद्योग का अध्ययन कर रहे हैं, इसके सेंटर्स के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो क्षेत्र हैं, हर जगह ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जो है वो बहुत अच्छी फैसिलिटी हो गई है, चाहे वो ट्रेन के द्वारा हो, रेल मार्ग के द्वारा हो, चाहे वो रोड के द्वारा हो, चाहे वो शिप के द्वारा हो। तो ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं रह गया। पर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है पूंजी। बिना कैपिटल के कोई भी इंडस्ट्री की स्थापना नहीं हो सकती। सेम चीज़ इस उद्योग के साथ है कि बिना हमें पूंजी के हम कोई भी उद्योग की स्थापना नहीं कर सकते। परंतु बहुत सारी सरकारें, बहुत सारी देशों की सरकारें पूंजी उपलब्ध कराने का काम करती हैं। बहुत सारे बैंक्स जो होते हैं वो इन उद्योगों की स्थापना के लिए लोन देते हैं। और साथ ही साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस प्रकार की होती हैं कि वो प्रमोट करती हैं उन इंडस्ट्री को। पर कई बार इन पॉलिसीज़ के गड़बड़ होने की वजह से कई केंद्र नष्ट भी हो जाते हैं। राजस्थान में हम ब्यावर की बात करते हैं, पहले ब्यावर में बहुत बड़े पैमाने पे ये काम होता था, पर अब पिछले कुछ सालों में और कई सेंटर्स स्थापित होने की वजह से वहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ी सी कमी आई है। तो ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी है और पूंजी है, ये अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए। एंड सेम विद दिस इंडस्ट्री, यहाँ पर भी उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब हम बात करते हैं इसके उत्पादन की। तो
यहाँ पर जो सूती वस्त्र उद्योग के जो उत्पादन होता है, इसमें कई सारे लेवल्स में काम होता है। सबसे पहले हम कपास को पेड़ से तोड़ के लाते हैं, डोनियों से उसको बाहर निकालते हैं, उससे रुई बनती है, उस रुई से धागे बनने का काम होता है, और उस धागा बन जाता है तो उससे कपड़ा बनने का काम होता है। तो आप ये देखिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही यूनिट में सारा काम हो, अलग अलग यूनिट्स में भी इस प्रकार का काम होता है। कुटीर उद्योग के रूप में भी कोई काम होता है, और इसके साथ साथ पूरी इस प्रकार की भी इंडस्ट्री है कि वहाँ पर कपास जाता है और रेडी कपड़ा प्रिंट सब कलर होके हमारे सामने आ जाता है। और ऐसा माना जाता है कि एशिया में विश्व का लगभग 45% सूती वस्त्र उद्योग जो है, या सूती वस्त्र का जो उत्पादन है, वो किया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अगर यूरोप के देशों में या आप अमेरिका में किसी शॉप पे जाके कोई अच्छा कपड़ा आपको दिखता है, और आप अगर उसको उठाते हैं और उसका मेकिंग देखते हैं, तो यूजुअली वो एशिया का बना होता है। बांग्लादेश बहुत बड़ी मात्रा में कपड़ों का निर्यात करता है, भारत भी करता है, कॉटन का भी करता है, सिल्क का भी करता है। तो इस प्रकार से मतलब जो एशिया है वो उसमें कपड़ा बनाने का काम बहुत होता है। अगर हम प्रमुख देशों की बात करें तो चीन जो है, वो चीन सबसे पहले नंबर पर आता है, और एक मोटे मोटा अनुमान ये लगाया जाता है कि लगभग 25% सूती वस्त्र उत्पादन जो है वो चाइना में किया जाता है। चाइना ने सभी उद्योगों में अपनी कॉस्ट कट करके वो उसने इतना बड़ा एक कंपटीशन मार्केट में दे दिया है, और इस कंपटीशन के तहत ही क्या है, विश्व के बाजार पर चीन आज राज कर रहा है। तो सेम विद दिस इंडस्ट्री, चीन का कपड़ा जो है वो काफ़ी सस्ता पड़ता है, इसलिए यहाँ बहुत ऑर्डर्स मिलते हैं, इसके पास बहुत सारा व्यापार है, और इसीलिए इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, क्योंकि मार्केट अवेलेबल होता है तो आपको प्रोडक्शन करने के लिए एक प्रोत्साहन अपने आप ही मिल जाता है। यहाँ पर हम ये मानते हैं कि करीब 1899 में सबसे पहला अच्छा आधुनिक कारखाना स्थापित हुआ था, और उसके बाद से अब हम आगे के सालों में देखें तो उसके बाद लगभग 20-25 साल में शंघाई क्षेत्र जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन सेंटर के रूप में हमारे सामने आया। और यहाँ पर इसको मतलब यहाँ पे इतना अच्छा, इतना ज़्यादा उत्पादन होता है कि इसको चीन का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। बाद में जब वहाँ पे 1950 के बाद औद्योगिक क्रांति में बहुत तेज़ी आई, तो वहाँ से कई इस उद्योग का विकेंद्रीकरण भी हुआ, और देश के कई हिस्सों में उस उद्योग की स्थापना भी की गई। तो चीन जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए प्रोड्यूसर है एशिया का। यहाँ पर यांगत्से और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसकी घाटियों में भी और सारे फैक्टर्स अच्छे अवेलेबल थे, तो वहाँ पर भी यहाँ बहुत बड़े सेंटर्स इसके शुरू हुए, जिसमें शंघाई, होकाऊ, चुनकिंग और नानकिंग ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ बड़ी मात्रा में उत्पादन कार्य हुआ, और यहाँ से बड़ी मात्रा में इसका व्यापार भी, इसका निर्यात भी किया जाता है। फिर हम बात करते हैं भारत की। अगर हम मानव सभ्यता के इतिहास का अध्ययन करें और उसमें इस उद्योग की बात करें या इनके इस उत्पादन की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में भी ये बहुत अत्यंत प्राचीन उद्योगों की श्रेणी में हमने इसको रखा। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो का जो सभ्यता के विकास का हमने अध्ययन किया, तो देखा कि उस समय भी इस प्रकार की क्रिया जो है वो हुआ करती थी। और ग्रीक और रोमन सभ्यताएं और मध्यकाल में यहाँ पर कलात्मक कपड़ों का जो उत्पादन था वो होता था बहुत, मतलब इसका नाम था, और यूरोप में यहाँ से बड़ी मात्रा में कपड़ा पसंद किया जाता था। फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आ गई तो उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर उस उद्योग को स्थापित किया, परंतु जब ब्रिटिश शासनकाल में इसको नुकसान भी हुआ, क्योंकि वो क्या करते थे कि रॉ मटेरियल ले जाते थे और वहाँ से तैयार करके लाते थे। तो एक उस समय उद्योग को नुकसान भी हुआ, क्योंकि वो यहाँ पे कोई भी
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस प्रकार की स्थापित नहीं करना चाहते थे। वो रॉ मटेरियल ले जाते थे और तैयार लाके कई गुना कॉस्ट पे हमें बेचते थे। पर फिर जब औद्योगिक क्रांति हुई, जब ये आंदोलन हुआ, तो फिर इस उद्योग को भारत में फिर बूस्टअप मिला। और ये भी अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो इंडिया का भी सूती वस्त्र उद्योग में बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। यहाँ पर लोकल पॉपुलेशन बहुत है, उसकी आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ बड़ी मात्रा में हम इसको बाहर के देशों में निर्यात भी करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, यूरोपीय मार्केट में या अमेरिका के देशों के मार्केट में आपको मेड इन इंडिया के टैग के साथ बहुत सारे कपड़े मिल जाएंगे। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो सबसे पहले 1854 में ये माना जाता है कि पहली सूती मिल जो थी वो डाबर ग्रुप जो है, इसके कवास जी डाबर थे, उन्होंने बंगाल में इसकी स्थापना की। और धीरे 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 ये उद्योग जो है ये अच्छा फ्लरिश होता गया। पहले कुटीर उद्योग के रूप में, फिर बड़े पैमाने के उद्योग के रूप में इसकी बहुत अच्छी उन्नति हुई। और कलकत्ता के बाद मुंबई जो था, बॉम्बे जो था, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर के रूप में उभरा। उसको कॉटनोपोलिस की भी उपाधि दी गई। मतलब कॉटनोपोलिस मतलब उसको एक तरह से सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी के रूप में भी हमने माना। अहमदाबाद जो है, कानपुर है, ये सारी जो जगह थी, इसमें अगर हम देखें तो बहुत अच्छे पैमाने पर, बहुत अच्छे स्केल पर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो बॉम्बे के अतिरिक्त यहाँ पर नागपुर, पुणे, वर्धा, शोलापुर, कोल्हापुर, यहाँ पे कई कारखाने हैं। गुजरात की अगर हम बात करते हैं, बड़ौदा, सूरत, भावनगर, राजकोट, कलोल, पोरबंदर और अन्य कई कई केंद्र हैं यहाँ पे भी सूती वस्त्र उद्योग के। मध्य प्रदेश में उज्जैन, ग्वालियर, मंदसौर, देवास, रतलाम। तमिलनाडु में एक ये जो चेन्नई और कोयम्बटूर का जो क्षेत्र है सूती वस्त्र उद्योग में बहुत अग्रणी है और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से कॉटन निर्यात भी होता है। कोपटेक्स का नाम आपने सुना होगा। कोपटेक्स का सारा जो काम है वो इसी राज्य में होता है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मोदी नगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, हाथरस, इटावा है, आगरा है, लखनऊ है, इसके अतिरिक्त बरेली है। ये सारे क्षेत्र अच्छे विकसित हैं। अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। ये एक वो सेंटर है जहाँ पर सबसे पहले इस उद्योग की स्थापना या इसके विकास के बारे में सोचा गया। और यहाँ पर जो हुबली क्षेत्र है वो एक बहुत बड़ा कंसंट्रेशन है इस उद्योग का और लगभग 42 कारखाने इस क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त हावड़ा है, 24 परगना जिला है, शामनगर है, यहाँ पे बहुत बड़े उद्योग स्थापित हैं। कलकत्ता में हौजरी वस्त्र जो है वो सबसे बड़ी मात्रा में इंडिया में कलकत्ता में बनता है। बहुत अच्छा व्यापार इस चीज़ का वहाँ पर है। राजस्थान की बात करते हैं तो पहले भीलवाड़ा नंबर 1 पे आता था। उसके अतिरिक्त पाली, गंगानगर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, ये अच्छे केंद्र हैं। कर्नाटक की बात करते हैं तो गुलबर्गा, बेंगलोर, बेल्लारे और जो बेलगांव है वहाँ पर अच्छी मात्रा में इसका उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त इसके जो और भी देश हैं उनकी चर्चा हम कल की कक्षा में करेंगे। थैंक यू।